डूइंग? आई होप आप लोग सब अच्छे से होंगे एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का हमारा चैप्टर है वो कि आखिरी चैप्टर है क्लास 7 का। तो ये एक बहुत ही अच्छे जश्न का माहौल हो सकता है हमारे लिए, क्योंकि हमने क्लास 6 और क्लास 7 दोनों ख़त्म कर दिया। तो चलो एक स्टेप तो आगे बढ़ गए। अब हम 8th क्लास में पहुंचने वाले हैं। 8 से चीज़ें और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और थोड़ा इन डेप्थ होने वाली है, जिसके लिए मैं हूँ आप लोगों को अच्छे से समझाऊँगी। आप लोगों का काम है पढ़ना, अच्छे से नोट्स बनाना और एकदम ना ऐसे नोट्स बनाना कि एग्जाम में तुरंत 2 या 3 मैक्सिमम 4 पेज के एकदम फटाफट देख लो और बायो में कोई गलती ना हो। एक चीज़ मैं आप लोगों को इंश्योर कर देती हूँ कि जब आप एनसीईआरटी कर लोगे तो आपका एक बेस बन जाएगा, ठीक है। अब उसी बेस को, ये जोरन है जिस पे दही जमानी है, तो यही जो बेस है हमारा जो एनसीईआरटी का बनेगा, उसके थ्रू आप बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाओगे, हाई लेवल के भी, जो हो सकता है एनसीईआरटी से नहीं हो, बट उसकी बैकग्राउंड के नॉलेज पे आप अच्छे से उसको सॉल्व कर लोगे। तो आप उसकी तो बिल्कुल चिंता मत करना, हम एकदम ऑथेंटिक एनसीईआरटी से पढ़ा रहे। मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को दे रही हूँ। आप लोगों का काम है बस पढ़ना, और जब क्लास चल रही हो तो कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनना, आप लोग जानते ही हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है वेस्ट वाटर स्टोरी, ठीक है। अच्छा चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बिना थोड़ा भी टाइम वेस्ट किए। तो जब वेस्ट वाटर स्टोरी की बात करें तो वेस्ट वाटर होता क्या है? जो हम बाथरूम जाते हैं, जो हम कपड़े धोते हैं, जो हम पानी डालते हैं पौधों में, ये सारे पानी जो ना अल्टीमेटली थोड़े से गंदे हो जाते हैं, ठीक है। तो उनको हम वेस्ट वाटर कह रहे हैं। तो क्या आपको क्या लगता है, वेस्ट वाटर नाम है तो मतलब वेस्ट का ही है? नहीं, भले ही ये वेस्ट से जनरेटेड वाटर है बट ये एक्चुअल में वेस्ट नहीं है। इस सेंटेंस का ये मतलब हुआ गंदा पानी ज़रूर है बट ये ऐसा नहीं है जिसको यूज़ ना किया जा सके। ये एक यूजेबल फॉर्म में भी हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है अगर हम अर्थ की बात करें तो अगर हम अर्थ फॉर एग्जांपल लें तो अराउंड 71% जो हमारा अर्थ है दैट हैज़ वाटर, पानी है कि नहीं। और बाकी जो बचा हुआ है दैट इज़ लैंड, और बाकी परसेंटेज लैंड का है, राइट। वी ऑल नो दैट, है ना। तो अराउंड 29% हम कह सकते हैं लैंड है कि नहीं। अच्छा चलो, तो इससे हमें ये पता चल गया पानी बहुत है। लेकिन आपको पता है जो यूजेबल पानी है, जो फ्रेश वाटर, जो हम ड्रिंक कर सकते हैं, जो हमारी लाइफ के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी आप लोग को पहले क्लासेस में बताया, विदाउट वाटर वी कैन नॉट डू। पानी बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए, तो उस पानी को वेस्ट नहीं कर सकते हम लोग। तो ये जो ऐसे सोर्सेज है ना जो हमारे घर से निकलते, जो वेस्ट वाटर है, उनको भी हमको यूजेबल फॉर्म में चेंज करना है। दैट इज़ एनसीईआरटी में भी ये चीज़ कही गई, दिस यूज वाटर शुड नॉट बी वेस्टेड। और हम क्या करेंगे, इसके अंदर से पॉल्यूटेंट को रिमूव कर देंगे जो बुरी चीज़ें हैं, और उसको बाद में ऐसे सोर्स में कन्वर्ट कर लेंगे जिसको हम लोग यूज़ कर सकें, है कि नहीं। अच्छा, वाटर आवर लाइफ लाइन, वी नो कि पानी हमारा लाइफ लाइन है। पानी के बिना काम नहीं चलेगा। मेटाबॉलिज्म हमने देखा, हमने डाइजेशन देखा, हमने एक्सक्रीशन देखा, हमने सर्कुलेशन देखा, कहीं भी पानी था जो बिना पानी के कोई चीज़ हो रही थी? नहीं ना। पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसी चीज़ को हम इस चैप्टर में हाईलाइट कर रहे हैं। चलो तो फिर इन डेप्थ देखते हैं। वेस्ट वाटर स्टोरी की बात की जाए तो वेस्ट वाटर वो डर्टी ब्लैक ब्राउन वाटर होता है, काला पीला मटमैला पानी होता है जो सिंक टॉयलेट वगैरह से आता है। और इस वाटर को क्लीन करने का जो प्रोसेस, उसमें हम लोग पॉल्यूटेंट हटाते हैं। पॉल्यूटेंट मतलब ऐसा सामान जो पॉल्यूट कर दे, खराब कर दे, ठीक है। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना, जिसमें हम लोग बुरे पानी को अच्छे पानी में बदलते हैं, उसको सीवेज ट्रीटमेंट कहते हैं, ठीक है। सीवेज का मतलब हो रहा है कूड़ा कचरा, और उसका ट्रीटमेंट, ये कूड़े कचरे का ट्रीटमेंट करके हम लोग उसको बदल देते हैं। तो ये जो सीवेज ट्रीटमेंट है ये ना बहुत स्टेजेस में चलता है, बहुत ऐसे लेवल्स होती हैं, एक के बाद एक हो रहा होता है, ठीक है। तो अब हम लोग सीवेज के बारे में अच्छे से देखेंगे, ठीक है। गटर का पानी, गटर वगैरह सुना है ना, वही सीवेज है, ठीक है। तो सीवेज इज वेस्ट वाटर रिलीज बाय होम, इंडस्ट्री, हॉस्पिटल, ऑफिसेज एंड अदर यूजेस, हर जगह से निकलता है। इसमें रेन वाटर भी है, जब बारिश का पानी आता है और वो हमारे कहाँ पड़ता है, हमारी ज़मीन पे पड़ता है, फिर क्या होता है, वहाँ मिट्टी धूल होती है, उससे मिलता है कि नहीं। तो वो भी तो बाद में पोल्यूट हो, क्या आप उसको पी सकते हो मिट्टी के पानी को? नहीं ना। तो ये भी हो गया, रेन वाटर भी आ गया। तो अगर सीवेज को हम लोग कहें तो सीवेज क्या है? सीवेज एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है जिसमें सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज़ हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स है, ऐसा नहीं है, न्यूट्रिएंट भी होते हैं जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, मिनरल्स होते हैं। न्यूट्रिएंट यानी मिनरल्स होते हैं। और सैप्रोफाइट्स, आप लोगों को पुरानी क्लास में मैंने बताया था ना सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं। जो कमेंट सेक्शन में बताना व्हाट आर सैप्रोफाइट्स, और एक एग्जाम्पल ज़रूर देना, ठीक है। सैप्रोफाइट्स बताओगे आप लोग और एक एग्जाम्पल दोगे, क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं। एग्जाम्पल ज़रूर देना आप लोग को कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है।
चलो, और ना कुछ बैक्टीरिया होते हैं इस पानी में जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं, बीमारियाँ कॉज करते हैं, तो मतलब इसको साफ़ करना पड़ेगा ही, हमारी तो जिम्मेदारी हो गई। तो अब हम लोग ये सीवेज ट्रीटमेंट का स्टेप देखेंगे कि कैसे होता है। उससे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं सीवेज में, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखें ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़, न्यूट्रिएंट, बैक्टीरिया, अदर माइक्रोब, वो क्या क्या है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में हो जाते हैं हमारे ह्यूमन फीसिस, जो एक्सक्रीटा हमारा होता है, एनिमल का एक्सक्रीटा, यूरिया जो यूरिन के अंदर, हमने पढ़ा था ना एक्सक्रीशन में यूरिया होता है, पेस्टिसाइड, वो जो हर्बिसाइड, जब हम लोग फसल में खेती करते हैं तो वहाँ पेस्टिसाइड हर्बिसाइड डालते हैं कि नहीं। फ्रूट्स, वेजिटेबल का वेस्ट, जैसे जो हम सब्जियां खाते हैं तो उसका जो छिलका है, फलों की जो बीजें हैं, ये सब ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ है, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ हो गई हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में अगर मैं आप लोगों को डिफरेंस बताऊँ तो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ वो होती हैं जिनमें कार्बन हो, ठीक है, उनको हम लोग ऑर्गेनिक कह रहे हैं। ये मैं चलो लिख देती हूँ। ऑर्गेनिक मतलब दैट हैज़ कार्बन इन इट, दैट हैज़ कार्बन इन इट, कार्बन होता है, उसको ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट बोलते हैं, ठीक है। कार्बन का केमिकल जो है एलिमेंटल नेम सी से हम लोग डिनोट करते हैं। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ क्या हुई, इनऑर्गेनिक हो गई जो नहीं है कार्बन, सिंपल सी बात है। इसमें हो गया नाइट्रेट, फॉस्फेट, मेटल, वही जो मिनरल्स की मैं बात करी थी, ये इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़। ये सारे ना, ये क्या देख रहे हैं हम, दिस इज कॉम्पोनेंट ऑफ वेस्ट वाटर, वेस्ट वाटर का या सीवेज कर लो, उसका कॉम्पोनेंट है ये, ओके। चलो ये हमने देख लिया। अब उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं इन न्यूट्रिएंट्स की, तो न्यूट्रिएंट फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ये भी न्यूट्रिएंट है, हमने पढ़ा था फूड कंपोनेंट ऑफ फूड में न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। फिर बारी आती है बैक्टीरिया की। मैंने कहा था डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होती है, दो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है, एक विब्रियो कोलेरी और एक सैल्मोनेला पैराटाइफी। अच्छा चलो, ये दोनों नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो एकदम से याद कर लो, एग्जाम में एज इट इज दिख जाएंगे आपको। विब्रियो कोलेरी कॉज करता है कोलेरा और सैल्मोनेला पैराटाइफी कॉज करता है टाइफॉइड। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, स्टार मार्क कर देती हूँ, आप लोग जानती हो मैं स्टार मार्क आप लोगों के लिए कर देती हूँ, इजी रहे, पीडीएफ में दिख ही जाएगा आप लोगों को। फिर दूसरे माइक्रोब्स की अगर हम बात करें तो दूसरे माइक्रोब्स में हो गए प्रोटोजोन्स जो कॉज करते हैं डिसेंट्री, ठीक है। दूसरे माइक्रोब में हो गए प्रोटोजोन। देखो जब माइक्रोब्स की बात करते हैं ना, तो उसमें माइक्रोब का मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिनको हम लोग माइक्रोस्कोप से देख सके, इतने छोटे हैं, तो उसमें सिर्फ बैक्टीरिया नहीं आएगा, उसमें कुछ प्रोटोजोन्स भी आएंगे। और प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, जब हम लोग एनिमल किंगडम देखेंगे, जब हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे, तो मैं डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगी, बट फिर भी थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देती हूँ। प्रोटोजोन्स जो होते हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे, उसमें ना एक क्लास होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोटिस्टा, ठीक है। एनिमेलिया, प्लांटी, प्रोटिस्टा, फंजाई, मोनेरा, ये 5 किंगडम्स होती हैं, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिज्म आते हैं उनको प्रोटोजोन्स कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखोगे, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन याद रखोगे, ये अब मैं अच्छे से बताऊंगी आपको। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसमें वही मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और आपका हो गया प्लांटी, ये 5 आपके किंगडम होते हैं, 5 किंगडम। प्रोटोजोन को और अच्छे से डिटेल में कहें तो ये सिंगल सेल माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हैं, सिंगल सेल माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स, मतलब माइक्रोस्कोपिक है तभी माइक्रोब बोल रहे हैं, ठीक है। चलो ये मैंने आप लोग को बता दिया, कुछ भी नहीं छोड़ूंगी, आप लोगों को कोई कमी नहीं रहने दूंगी समझाने में, आप लोग बस सुनो, ठीक है। उसके बाद आते हैं दूसरे माइक्रोब में, हमने देख लिया प्रोटोजोन जो डिसेंट्री कॉज करते हैं, तो यानी अब डिसेंट्री भी एक इंपॉर्टेंट डिजीज का नाम हो गया कि नहीं। और डिजीज से बहुत क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। चलो अब दूसरा हम देखते हैं, अ नेटवर्क ऑफ बिग एंड स्मॉल पाइप्स कॉल्ड सीवर्स। जो ये सीवेज है वो जाता किससे, वो पाइप से जाता है, जिनको सीवर कहते हैं। और ये जो पूरा सिस्टम है, सिस्टम पाइपों का, उनको सीवरेज सिस्टम कह रहे हैं, ठीक है। सीवरेज सिस्टम जो बोलते हैं, हमारा नाला वाला का जो सिस्टम होता है वही। ये एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो कैरी करता है सीवेज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट और ट्रीटमेंट प्लांट पे लेके जाता है। अभी ट्रीटमेंट प्लांट क्या है, ये वही जगह है जहाँ पे ये गंदा पानी अच्छे पानी में बदलेगा, यूजेबल पानी, अच्छा यानी कि यूजेबल, पहले अनयूजेबल था। चलो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की बात करें तो ये एक ऐसा प्रोसेस जिसमें फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस तीनों हो रही होती हैं। अभी मैं आपको समझाती हूँ ये क्या चीज़ है। पानी जा रहा है, ठीक है, पानी, गंदा पानी, वेस्ट वाटर जा रहा है पाइप से, ठीक है। उसके अंदर कुछ केमिकल्स डालते हैं, जैसे ओजोन,
ये सारे केमिकल्स डालते हैं, O3 होता है ओजोन वगैरह डालते हैं, वो हो गया आपका केमिकल प्रोसेस। फिर उसके अंदर कुछ बैक्टीरियाज होती हैं, ठीक है, इसी पानी के अंदर, जो क्या करती हैं, ये वेस्ट को अपने अंदर ले लेती हैं और फिर कुछ तरह के गैसेस रिलीज करती हैं। तो ये हो गया बायोलॉजिकल। और ये जो पूरा प्रोसेस है फिजिकली हो रहा होता है, ठीक है, जिसमें सनलाइट हो गया या फिर हीट के प्रेजेंस में क्या किया जाता है, मारा जाता है इन बैक्टीरियाज को हाई हीट देकर, कुछ यूवी रे वगैरह देकर। तो ये फिजिकल हो गया। तो फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल तीनों चीज़ें हो रही हैं, तब जाके ट्रीटमेंट हो रहा है, ठीक है। इससे क्या होता है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल मैटर रिमूव हो रहा है। एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के कुछ स्टेजेस हैं, किस तरह से वो क्लीन करता है, तो इसको हम लोग समझेंगे। चैप्टर मैंने कहा ना सिर्फ समझने का है। और तो देखो क्या होता है, वेस्ट वाटर जो है वो एक बार स्क्रीन के थ्रू पास होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट जैसे कि रैग, छोटे छोटे स्टिक, लकड़ी के स्टिक हो गए, कैन हो गया, वो जो नहीं कैन में हम लोग पीते कोको कोला, प्लास्टिक के पैकेट हो गए, नैपकिन हो गए, उनको पहले रिमूव किया जाता है। किससे, बार स्क्रीन से। चलो मैं आप लोगों को अब एनसीईआरटी में लेके चलती हूँ। हम क्या कर रहे हैं वो भी तो चलो बता दें। हम अभी कर रहे हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ये देखो, ये दिख रहा है ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक। यहीं से वो वाली, नहीं सबसे पहले बार स्क्रीन दिखाती है। जो मैंने कह रही थी कि बार स्क्रीन, बड़े बड़े रैग, पिक, कैन, ये देखो किस तरह से, ये है बार स्क्रीन, किस तरह से यहाँ से सारा प्लास्टिक वाला सामान निकल रहा है। तो ये हो गया पहला स्टेप, देख लिया हमने बार स्क्रीन का। दूसरे बाद जो वाटर है वो ग्रिट और सैंड टैंक रिमूवल में जाता है। चलो एनसीईआरटी की ही अब आज फिगर देखेंगे और अच्छा लगेगा हमें। देखो ये ग्रिट और सैंड रिमूवल टैंक पहले बार स्क्रीन में गया, बार स्क्रीन से ग्रिट और सैंड, नाम से नहीं लग रहा सैंड रिमूवर है, ग्रिट ना पत्थरों को बोलते हैं, छोटे छोटे काले काले पत्थर होते हैं, उनका रिमूवल टैंक में जाता है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे, मैंने कहा ना पेबल्स, पेबल्स भी छोटे पत्थरों को, छोटे छोटे सैंड, ये रिमूव होते हैं यहाँ पे। चलो अब सैंड भी रिमूव हो गया। चलो अब देखते हैं अब क्या होगा। अब ये जो है, ये वाटर जो है वो जाएगा एक बड़े से टैंक में, उसको सेटल करवा दिया जाएगा, नहीं छोड़ दिया जाएगा थोड़ा सेटल करने के लिए। अब जब आप कभी कोई चीज़ सेटल करवा रहे हो तो जो भारी चीज़ है वो नीचे जाके बैठ जाएगी कि नहीं बैठेगी, बैठेगी ना। यहाँ पे भारी चीज़ हो गई फीसेस, एक्सक्रीटा, वो जो ह्यूमन एक्सक्रीटा हो गया, एनिमल एक्सक्रीटा, ये जाके नीचे जाके बॉटम में सेटल कर जाता है। इसको फिर हम लोग कह देते हैं स्लज। तो ये टर्म याद रखेंगे, स्लज, ठीक है। ये एक्सक्रीटा वगैरह जाके सेटल कर गया, स्लज बन गया। हमें इसकी केमिस्ट्री समझ आ गई, वो डेंसिटी, वाटर डेंसिटी के हिसाब से, जिसमें ज़्यादा डेंसिटी वो नीचे सेटल कर गया। ओके, हमने देख लिया। अब क्या होता है, सेटल करने के बाद ये जो स्लज है उसको ट्रांसफ़र किया जाता है एक सेपरेट टैंक में, ठीक है। वहाँ पे होते हैं एनारोबिक बैक्टीरियाज। आपको बताया था ना एनारोबिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ब्रीथ करते हैं। मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ब्रीथ करते हैं। तो वहाँ पे डिकम्पोजिशन करते हैं ये बैक्टीरिया। फिर क्या होता है, जो सब्सटेंस है जैसे कि ऑयल हो गया, तेल हो गया, ग्रीस हो गया, उसको ये लोग रिमूव कर देते हैं और अब वाटर थोड़ा क्लियर हो जाता है। तो इसको अब हम लोग क्लैरिफाइड वाटर कहते हैं। अच्छा, इसी चलो एक और मैं साथ साथ इन्फॉर्मेशन बता दूँ, घी जो होता है ना, घी को क्लैरिफाइड बटर भी कहते हैं। ये जस्ट ऐसा टिडबिट इन्फॉर्मेशन कहीं काम आ जाएगा। चलो, तो अब क्या हुआ, वाटर क्लैरिफायर यहाँ दिख रहा है किस तरह से यहाँ पे वाटर क्लैरिफाई होता है। यहाँ पे वो ऑयल वगैरह रिमूव हो गया और फिर थोड़ा सा क्लियर पानी दिखने लगा, दिख रहा है ना। चलो ये देख लिया हमने। अब क्या होता है, एयर को पंप किया जाता है इनटू क्लैरिफाइड वाटर। अब क्या हुआ, जो क्लैरिफाइड वाटर उसके अंदर हवा पंप की जाती है। अब अगर मान लो ऑक्सीजन आ गया तो अब क्या ग्रो करेंगे, एरोबिक बैक्टीरिया, जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ब्रीथ करते हैं। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस, वेट अ मिनट, ये देखो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ब्रीथ करते हैं। अब क्या होता है, जो बैक्टीरिया है वो ह्यूमन वेस्ट कंज्यूम कर लेता है, वही सब जो एक्सक्रीटा था, फूड वेस्ट, सोप, ये सारी चीज़ें जो है जो क्लैरिफाइड वाटर के अंदर थी उनको कंज्यूम कर लेता है। तो अब एनारोबिक बैक्टीरिया का हमने देखा, ये ऑयल ग्रीस खा रहा था, और जो एरोबिक बैक्टीरिया ये सोप ये वगैरह सब खत्म कर रहा है क्लैरिफाइड से वाटर। कुछ घंटों के बाद ये जो सस्पेंडेड माइक्रोब्स हैं ये टैंक में जाके सेटल कर जाएंगे, ये भी तो नीचे जाएंगे ना, और अब इसको एक्टिवेटेड स्लज बोलेंगे। अभी क्या करा जाएगा, द वाटर इज देन रिमूव फ्रॉम द टॉप बाय सैंड ड्राइंग बेड और मशीन। अब क्या हुआ, ऊपर का पानी अच्छा हो गया और नीचे वो बैक्टीरिया सेटल कर गए। तो जो ऊपर का पानी है उसको क्या करेंगे, एक फिल्टर की मदद से छान लेंगे। अब हमारे पास अच्छा पानी आ गया, बुरा पानी खत्म हो गया, और वो जो बैक्टीरिया थे वो भी एज इट इज नीचे रह गए। चलो दिखाती हूँ, वाटर क्लैरिफायर दिखा आपको, ये रहा एरेटर, इसी से वो ऑक्सीजन भर रहे थे वाटर में, जिससे एरोबिक बैक्टीरियाज ग्रो कर रहे थे। दिख गया आप लोग को एरेटर। चलो
तो इस तरह से हमने पूरा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट देख लिया, है कि नहीं। अभी देखो बिकम एन एक्टिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन का क्या मतलब होता है, देखो एक पैसिव सिटीजन हुआ, एक एक्टिव सिटीजन हुआ। एक होता है बेडरूम एक्टिविस्ट, एक होता है रियल लाइफ एक्टिविस्ट। बेडरूम एक्टिविस्ट या ड्राइंग रूम एक्टिविस्ट पता है किसको कहते हैं, जो आपके रूम में बैठे रहेंगे, फ़ोन उठाएंगे और फिर अच्छी खासी डिबेट करेंगे, अरे भाई ये होना चाहिए था इंडिया में, वो होना चाहिए था इंडिया में, और करेंगे कुछ नहीं। उनको कहते हैं बेडरूम एक्टिविस्ट, ड्राइंग रूम एक्टिविस्ट। ये हुए पैसिव सिटीजन। और एक होते हैं एक्टिव सिटीजन, हमारे जैसे, जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम एक हमारा गोल है, हमारा अचीवमेंट है कि हम कोई ऑफिसर बनेंगे, और एट द सेम टाइम हम सोसाइटी में एक डिफरेंस लाएंगे। तो हम एक्टिवली करें, हम घर पे मामा और भाई बहनों से डिस्कस करते हैं, आप प्लीज़ ये साफ़ कर दो, ये कूड़ा उधर सेपरेट कर दो। एक एक्टिव सिटीजन कौन होगा, वो होगा जो बोलेगा एक काम करते हैं ना, गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा सेपरेट करके रखते हैं, ताकि आगे जा कर के उसका जो रिमूवल है वो ईजी हो जाए। तो हम यहाँ एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये एनसीईआरटी भी हमें एक्टिव सिटीजन बनने की बात करते हैं, ठीक है। अब बेटर हाउस होल्ड प्रैक्टिसेस भी हैं कुछ, वो भी हम देखेंगे, बट उससे पहले हम लोग देखते हैं और क्या होता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में। तो जो ट्रीटेड वाटर है वो बहुत ही लो लेवल ऑर्गेनिक और सस्पेंडेड मैटर है अब इसमें, ठीक है। अब इतना कम लेवल है कि वो चल जाएगा, और फिर उसको समुद्र में, नदी में और वहाँ ग्राउंड में जाके डिस्चार्ज कर दिया जाता है। और फिर कौन हेल्प करता है और क्लीन करने में, नेचर। नेचर ही तो है जो सब कुछ देख रहा है, नेचर उसको फर्दर क्लीन करवा देता है। और फिर क्या होता है, जब हम लोग घर में पानी पीते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसको थोड़ा और एक स्टेप क्लीन कर लेते हैं, किसकी मदद से, कुछ केमिकल्स की मदद से, जो कि कौन है केमिकल्स, क्लोरीन और ओजोन। तो ये दोनों आप याद रखेंगे, क्लोरीन और ओजोन बहुत इंपॉर्टेंट डिसइंफेक्टेंट है। इनको हम लोग क्या कहेंगे, डिसइंफेक्टेंट। एक सेकेंड, डिसइंफेक्टेंट है ये, इन्फेक्टेंट, एंड दे हेल्प इन क्लीनिंग वाटर, हेल्प करते हैं क्लीन करने में। तो ये ओजोन और क्लोरीन याद रखेंगे आप लोग। चलो उसके बाद क्या होता है, जो बाई प्रोडक्ट है। अब चलो इसका ट्रीटमेंट हो गया, तो कुछ बाई प्रोडक्ट निकलेगा ना उसका, मतलब कोई भी प्रोसेस हो रहा होता है, कोई भी रिएक्शन हो रहा होता है, तो एक उसका मेन प्रोडक्ट होता है, एक उसका बाई प्रोडक्ट होता है। यहाँ मेन प्रोडक्ट क्या है, क्लीन वाटर, साफ पानी, और बाई प्रोडक्ट क्या है जो बच गया, और वो अभी क्या बचा है यहाँ पे, स्लज और बायोगैस। कोई गैस भी तो रिलीज होगी, इतने बैक्टीरियाज वगैरह, ये जो बायोलॉजिकल प्रोसेस की हम बात कर रहे थे ना, केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल, तो केमिकल में बायोगैस रिलीज हो रही है, और स्लज जो है वो बायोलॉजिकल हो रहा है। इनको हम लोग फर्दर यूज कर सकते हैं, कुछ भी वेस्ट नहीं जाने देंगे। हम क्या कर सकते हैं, हम लोग स्लज को मैन्योर बना सकते हैं। मैन्योर का मतलब होता है खाद, ठीक है, जो आपकी सब्जियों को उगाने में मदद करता है। और जो बायोगैस है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी बायोगैस ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाके फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। तो देख रहे हो ये पूरा प्रोसेस ही कितना काम का है, कितना बढ़िया है ना। चलो ये देखो, ये मैं आप लोगों के लिए फोटो लेकर आई, ये देखो, ये दिखता है ऐसा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। देख रहे हो कितने सारे छोटे छोटे इक्विपमेंट्स है, सब साथ में है। यहाँ पे ट्रीट किया गया अच्छा पानी, फिर ये पाइपलाइन के थ्रू जाएगा और फिर इसको रिलीज कर दिया जाएगा, ये प्रोसेस है। अब यहाँ पे देखो किस तरह से वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिंप्लीफाई किया गया। वेस्ट वाटर का सोर्स, उसके बाद उसको पंप स्टेशन ले गए, फिर उसका कन्वेंशनल ट्रीटमेंट हुआ। कन्वेंशनल जो अभी हम देख रहे थे स्टेप बाय स्टेप, एडवांस ट्रीटमेंट वही जब हम उसमें ओजोन, क्लोरीन वगैरह डाल रहे हैं और फिर यूज़ कर लेते हैं हम लोग वाटर को। तो ये था। अब ऑल्टरनेट अरेंजमेंट फॉर सीवेज डिस्पोजल। अभी सीवेज जो है उसको डिस्पोज करना है, ठीक है। तो कौन सा ऑल्टरनेट तरीका है जिसके थ्रू हम उसको सीवेज को डिस्पोज, तो जब अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम और रिफ्यूज डिस्पोजल सिस्टम अवेलेबल ना हो, मान लो आपके आसपास सीवरेज सिस्टम ही नहीं है, डिस्पोज नहीं कर सकते, तो कुछ कुछ चीज़ें की जा सकती हैं जिसको हम ऑल्टरनेटिव कहते हैं। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, तो पहला है सेप्टिक टैंक, दूसरा है केमिकल टॉयलेट, तीसरी है कंपोजिटिंग पिट्स। तो ये तो पहले आप लोग नाम याद रखो, ठीक है, दिख जाएगा। सेप्टिक टैंक, केमिकल टॉयलेट और कंपोजिटिंग पिट्स, इनका क्या रोल है मैं आपको बताती हूँ। सेप्टिक टैंक क्या होता है ना, सेप्टिक टैंक होता है एक अंडरग्राउंड टैंक बनाया जाता है, ठीक है, अंडरग्राउंड टैंक। इस अंडरग्राउंड टैंक में क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है सीवेज को, ठीक है, कलेक्ट कर लिया जाता है कचरे कूड़े को, और फिर बैक्टीरिया की मदद से डिकम्पोज कराया जाता है, ठीक है। और डिकम्पोज जैसे ही हो जाता है उसको फिर बाद में यूज़ करवा दिया जाता है। तो ये हो गया हमारा सेप्टिक टैंक, ठीक है। उसके बाद बारी आती है केमिकल टॉयलेट।
केमिकल टॉयलेट आपका ये हो गया ना। यूजुअली टॉयलेट्स क्या होते हैं, एक सीवेज सिस्टम से कनेक्टेड होती है, एक मान सीवेज सिस्टम का एक गटर से कनेक्टेड होता है, मान लो गटर ही नहीं है तो बनाए जाते हैं केमिकल टॉयलेट्स। केमिकल टॉयलेट्स का क्या रोल होता है, केमिकल टॉयलेट जो है दे आर नॉट कनेक्टेड टू सीवेज। पहली चीज़ तो आप लोग ये जान लेंगे, नॉट कनेक्टेड टू सीवेज, ठीक है। अभी सीवेज से कनेक्टेड नहीं होते बट हैज़ कंपार्टमेंट, बट ना इसमें एक कंपार्टमेंट, एक जगह होती है, बट हैज़ अ कंपार्टमेंट। ये कंपार्टमेंट जो है यहाँ पे टेम्पररीली इसको स्टोर कर दिया जाता है और केमिकल से ट्रीट किया जाता है, केमिकल ट्रीटमेंट करके उसको डिकम्पोज कराया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा केमिकल टॉयलेट। फिर आती है कंपोजिटिंग पिट। ये भी ऐसे नाम से, पिट मतलब होता है गड्ढा, एक गड्ढा बनाया जाता है, उसमें सारा कचरा डाल दिया जाता है और बैक्टीरियाज की मदद से उनको डिकम्पोज करने छोड़ दिया जाता है। नेचर ना सबसे अच्छा, जैसे हमने देखा, नेचर सबसे अच्छा डिकम्पोजिशन का, सबसे अच्छा साफ सफाई का सोर्स है। सोर्स भी नहीं कहा जाए, साफ सफाई का मेजर ओनर है कह सकते हैं, ठीक है। अभी देखो, हाइजेनिक ऑन साइट ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल टेक्नोलॉजी। आप टेक्नोलॉजी का क्या यूज़ बोलते हैं ना, बहुत तरह की यूज़ है। जैसे ये देख लो, इसमें क्या होता है, इट कैन ऑल्सो भी एम्प्लॉयड इन टॉयलेट दैट डज नॉट रिक्वायर स्केवेंजिंग। स्केवेंजिंग का मतलब वो गंदगी को रिमूव करना। क्या होता है ना कि ह्यूमन लोग जाकर के साफ़ करते रहते हैं, आपने देखा है ना। बट अगर हम ऑन साइट ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल टेक्नोलॉजी लगा दे तो एक्सक्रीटा फ्रॉम द टॉयलेट सीट फ्लोज थ्रू द ड्रेन इनटू अ बायोगैस प्लांट। क्या होगा, एक्सक्रीटा एक गड्ढे में जाएगा, गड्ढे से बायोगैस प्लांट में जाएगा, वहाँ जाकर इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा। तो किस तरह से हमने ह्यूमन वेस्ट को टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट कर दिया, है ना। फिर होती है वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट। ये एक और टेक्नोलॉजी है जिसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा को अर्थवॉर्म ट्रीट करते हैं। अर्थवॉर्म बड़े इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं, ये बहुत, इनको फार्मर फ्रेंड भी कहते हैं। आप लोगों को मैंने पिछले क्लासेस में बताया भी था, पढ़ाया भी था, बट स्टिल मैं लिख देती हूँ, फार्मर्स फ्रेंड। ये क्या करते हैं, ये वर्क करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटा पे, और इसको जो पूरा प्रोसेस है ना जिसमें ये ट्रीट करे, इसको वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। तो ये याद रखेंगे आप लोग, वर्मी कंपोजिटिंग, ठीक है। ये टर्म याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। वेट अ मिनट, या वर्मी कंपोजिटिंग। तो ये आपने देख लिया। अब अर्थवॉर्म को हम लोग फार्मर्स फ्रेंड कहते हैं, याद रखेंगे। और जो प्रोसेस ये करते हैं वर्मी कंपोजिटिंग है। यहाँ पे ह्यूमन जो एक्सक्रीटा है वो वर्म केक में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे काउडंग है ना, उसको काउडंग केक भी बोलते हैं, वैसे यहाँ पे वर्म केक हो गया। तो इस तरह से हमने वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट्स देख लिया। अभी एनसीईआरटी में एक चीज़ थी 13.5 में, बेटर हाउसकीपिंग प्रैक्टिसेस। हम कैसे एक्टिव सिटीजन बन सकते हैं बेटर हाउसकीपिंग प्रैक्टिसेस करके। तो पहला ये है कि अगर हम लोग खाने को ऑयल और फैट में बना रहे हैं, उसको हम लोग सीधे सीधे ड्रेन में यानी कि कचड़े में हम ना डाल दें। हम क्या करें, दे कैन बी हार्डन। क्या होगा ना, जो ऑयल और फैट है वो हार्ड हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। आपने देखा है ना, जब हम लोग कुछ खा रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने, कितने लोगों ने वो खाई होगी चीज़, क्या बोलते हैं उसको, वो एक मिठाई है, वेट अ मिनट, घेवर, हाँ। जब एक घेवर को आप ठंड में कुछ देर के लिए छोड़ दो तो ऊपर एक लेयर घी की जम जाती है, क्योंकि जो ऑयल और फैट है ना उसको थोड़ी देर छोड़ दो तो वो हार्डन कर जाता है। इस तरह से वो पाइप में भी तो हार्डन कर जाएगा, और अगर वो हार्ड हो गया तो पाइप को क्लॉग कर देगा, क्लॉग माने उसको बंद कर देगा, और इस वजह से क्या होगा कि वो फिल्ट्रेशन नहीं कर पाएगा। इसलिए जब भी ऑयल और फैट का खाना बनाए उसको डस्टबिन में फेंकते हैं। ये है एक्टिव सिटीजन का काम। उसके बाद जो केमिकल है जैसे कि पेंट, सॉल्वेंट, इंसेक्टिसाइड, मेडिसिन, ये आपके माइक्रोब्स को मार सकती हैं। प्योरीफाई करने की जगह इसलिए क्या करो, आप इनको सीधे सीधे ड्रेन में मत फेंको। पेंट, सॉल्वेंट, इंसेक्टिसाइड वगैरह को अलग से रिमूव करना चाहिए। उसके बाद जो टी लीव्स होते हैं, ठीक है, सॉलिड फूड के रिमेन होते हैं, सॉफ्ट टॉय होता है, कॉटन, सैनिटरी टॉवल शुड ऑल्सो बी थ्रोन इन द डस्टबिन। इसको आप लोग क्या करते हो, ऐसे ही कहीं भी छोड़ देते हो, इसको भी डस्टबिन में फेंकना चाहिए। दीज शुड ऑल्सो बी थ्रोन इन डस्टबिन। दीज वेस्ट चोक द ड्रेन, दे डू नॉट अलाउ फ्री फ्लो ऑफ ऑक्सीजन एंड दिस हैम्पर्स द डिग्रेडेशन प्रोसेस। ओके, ये भी क्या करते हैं, डिग्रेडेशन प्रोसेस को हैम्पर कर देते हैं। आपको पता है जो ये यूज टी लीव्स होती है ना, चाय की पत्तियां जो यूज होती हैं, उसको आप लोग कभी ना अपने घर में अगर पेड़ पौधे उगाते हैं वहाँ पे डाल दो, अच्छा खाद का काम करता है। तो आप याद रखो कभी भी ना इसको, ये से क्या पता चला, जो हमारा ड्रेन है, जो हमारा गटर, जो मतलब कि जो हम लोग हमारे घर में सबके होता है ना,
आप लोग साफ़ सफाई करते हो, हमारा टैप होता है उसमें ड्रेन होती है, ड्रेन में नहीं डायरेक्टली डालना, सबके लिए डस्टबिन बनाओ, सॉलिड डस्टबिन का अलग, लिक्विड डस्टबिन अलग, और उसको डस्टबिन में डालो। नहीं तो ड्रेनेज जो है ना वो क्लॉग हो जाएगी। ड्रेनेज यानी कि जो नाला होता है हमारा पानी का, और हमारे टैप होता है, टैप के नीचे ड्रेनेज होता है, वहाँ नहीं डालना है। अभी यहाँ पे देखो वेस्ट वाटर नहीं है, मैंने कहा ना, इट्स फ्रॉम वेस्ट टू रिसोर्स, हमें रिसोर्स बनाना है। वर्ल्ड वाइड मेजॉरिटी ऑफ वेस्ट वाटर को कलेक्ट किया जाता है बट ट्रीट नहीं किया जाता, ट्रीट करने की ज़रूरत है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बनने की ज़रूरत है। अभी सैनिटेशन जो होता है उसको कहते हैं साफ़ सफाई। सैनिटेशन एंड डिजीज़ की जब बात की जाए तो सैनिटेशन का मतलब होता है साफ़ सफाई, साफ़ सफाई रखना, ठीक है। अगर साफ़ सफाई नहीं रखेंगे तो क्या होंगी बीमारियाँ। तो जब पुअर सैनिटेशन होता है तो वो किस वजह से होता है, पुअर सैनिटेशन की वजह से हम जो पीने का पानी उसको कंटामिनेट कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, और इस वजह से बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा, जो ह्यूमन एक्सक्रीटा अगर उसको ट्रीट नहीं किया जाए तो बहुत बड़ा हेल्थ हजार्ड है, यानी कि हेल्थ के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस वजह से क्या होगा, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन तो होगा ही, लेकिन अब याद रखना कभी भी कोई पोल्यूशन ना लैकुना में नहीं हो रहा होता, अकेले नहीं हो रहा होता है, ये ना एक दूसरे से कनेक्टेड प्रोसेस है। वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन सब वापस मिलके हमारी हेल्थ को अफेक्ट करेगा। तो इससे क्या होगा, वाटर पोल्यूशन हो जाएगा, सॉइल पोल्यूशन हो जाएगा, इससे वाटर बॉर्न डिजीजेस हो सकती हैं। तो यहाँ से हो गया बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़, कौन सी होती हैं वाटर बॉर्न डिजीजेस, कोलेरा, टाइफॉइड, पोलियो, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, डिसेंट्री। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम हो गए क्योंकि एनसीईआरटी में एज इट इज़ है। तो कल को एग्जाम में दिख जाए व्हाट इज़ मेनिंजाइटिस, क्वेश्चन में होगा एयर बॉर्न, वाटर बॉर्न, तो आप लिख कर आओगे वाटर बॉर्न डिजीजेस, ठीक है। स्टार कर दिया मैंने सबको। एक ओपन ड्रेन सिस्टम क्या होता है, ओपन ड्रेन सिस्टम जो होती है वह एक ब्रीडिंग प्लेस होता है। किसके लिए ब्रीडिंग प्लेस होता है, फ्लाइज के लिए, फ्लाई माने मक्खी, मक्खी के लिए, मस्क्यूटो के लिए, और ऐसे ऑर्गेनिज्म के लिए जो डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। इसलिए कभी भी ड्रेनेज सिस्टम खुला नहीं होना चाहिए। अगर आपको अपने घर के पास कोई खुला नाला दिखे तो सबसे पहले अपने आसपास में जो भी वहाँ पे आप अगर किसी टाउन में रहते तो म्यूनिसिपैलिटी को खबर करें और बोले कि भैया ड्रेनेज सिस्टम खुला है, प्लीज़ उसको बंद करवाएं। क्योंकि अगर एक जगह बीमारी फैली, जैसे कि डेंगू, हर बार दिल्ली में सुनते होगे आप डेंगू फैलती है, पटना में, बिहार में डेंगू फैलती है, कितनी जगह कितनी इंसेक्ट रिलेटेड डिजीजेस हो जाती हैं। तो आप लोग इन्फॉर्म करेंगे तो ईजी रहेगा। ओके, तो ये देख रहे हैं हम लोग, इससे पहले डेंगू, मलेरिया, ये सारे कितने सारे इन्हीं से तो होते हैं, डेंगू, मलेरिया एक्सेट्रा। चलो, उसके बाद हम देखें 2016 में गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव लेकर आई थी, स्वच्छ भारत अभियान, हम सबको इसके बारे में पता है। इसके अंदर प्रॉपर सुवेज डिस्पोजल और टॉयलेट बनाने की बात की गई थी ताकि ओपन डिफिकेशन ख़त्म हो सके। बाहर में जो शौचालय में शौच करने जाते हैं वो ख़त्म होकर घर में सब अपने अपने टॉयलेट्स बनवाएं, तो इसकी बात हुई थी। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। गुड सैनिटेशन प्रैक्टिस जो है ना उसको अडॉप्ट करना वे ऑफ लाइफ होना चाहिए। ये नहीं कि हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें करना पड़ेगा, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे लिए ज़रूरी है, ये हमारे लाइफ का पार्ट है, ठीक है। और एक बार गांधी जी ने ही कहा था, नो वन नीड टू वेट फॉर एनीवन एल्स टू अडॉप्ट अ ह्यूमन एंड एनलाइटेंड कोर्स ऑफ एक्शन। किसी को ना इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि कोई दूसरा आके ना ऐसी चीज़ें करे जो इंसानियत के लिए एक सही बोले मार्गदर्शक हो सके, नहीं, हमें खुद से शुरू करना चाहिए, ठीक है। तो ये कोट इंपॉर्टेंट है। ये कोट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर कल को आप कोई ऐसे लिख रहे हो या फिर आपको कहीं पे बात करनी है या इंटरव्यू में हो तो ये सब यूज़ करोगे तो एक अच्छा इम्पैक्ट बनता है, ठीक है। तो इस तरह से ना एनसीईआरटी का भी देखो हम कैसे यूज़ ले सकते हैं, प्री में तो ले ही सकते हैं, मेंस और इंटरव्यू के लिए भी बड़ा अच्छा सा मटीरियल है ये मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। वो है कि कौन कौन सी डिजीजेज होती हैं पुअर सैनिटरी कंडीशन से। कोलेरा कौन सा ऑर्गेनिज्म, विब्रियो कोलेरी। फूड और वाटर कंटामिनेट हो जाता है, गंदा इन्वायरमेंट होता है तो कोलेरा हो जाएगा। फिर बारी आती है डायरिया की, किससे होता है तो क्रिप्टोस्पोरिडियम बैक्टीरियम से होता है। डायरिया में क्या होगा, कंटामिनेटेड फूड और वाटर और डर्टी इन्वायरमेंट की वजह से। टाइफॉइड साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है। ये ना क्वेश्चन एज इट इज दिख जाएंगे कि कौन से ये बैक्टीरिया से होते हैं। ये भी कंटामिनेटेड और फूड वाटर और डर्टी इन्वायरमेंट से। फिर बारी आती है मलेरिया की। मलेरिया होता है फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो, लेकिन होता प्लाज्मोडियम जो कि एक प्रोटोजोआ है उसके वजह से होता है। ये क्या होगा, अगर लैंडफिल, डंप साइट और स्टैगनेंट वाटर एज इट इज खाली पड़ा हुआ पानी है तो वहाँ पे मलेरिया के मच्छर उग जाते हैं। फिर बारी आती है टिटनस की। टिटनस होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटानी बैक्टीरिया से, जो कि
किस में होगा? अगर कोई गंदी सी सड़क है या फिर कोई मेटल है जो कि बहुत दिनों से जंग पड़ा हुआ है तो उस पे से टेटनस हो जाता है। तो ये सारी कुछ डिजीजेज हैं पुअर सैनिटेशन के वजह से होती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद करोगे। वेट अ मिनट, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको एक ना एक दिख जाएगा। अब कुछ एनसीईआरटी की टिडबिट्स, मतलब एनसीईआरटी में एक्स्ट्रा बॉक्सेस में जो दी गई चीज़ें होती हैं वो देख लेते हैं। देखो, जो अर्जेंसी है वर्ल्ड वाटर में, जो वाटर की स्कैरसिटी हो गई पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड ओवर, तो वर्ल्ड वाटर डे के दिन जो कि 22 मार्च 2005 को होता है। कब होता है वर्ल्ड वाटर डे? 22 मार्च 2005। जो यूएन की जनरल असेंबली थी, उन्होंने 2005 से 2015 के बीच का जो समय था उसको इंटरनेशनल डेकेड फॉर एक्शन ऑफ वाटर फॉर लाइफ डिक्लेयर किया। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि 2005 से 2015 इंटरनेशनल डेकेड फॉर एक्शन ऑन वाटर फॉर लाइफ यूएन ने डिक्लेयर किया हुआ था। एक और चीज़ कि जो यूकलिप्टस का पेड़ होता है, बोला जाता है कि जब भी कहीं पे सीवेज का प्लांट है ना, उसके आसपास यूकलिप्टस का पेड़ लगाने के लिए। क्यों? क्योंकि यूकलिप्टस, आई एम सो सॉरी फॉर द टंग स्लिप, यूकलिप्टस का जो पेड़ होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है जितना भी सरप्लस वेस्ट वाटर है, जो भी आसपास वेस्ट वाटर है वो सारे को एब्जॉर्ब कर लेता है बहुत ही जल्दी, और इस वजह से प्योर वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती हैं। तो इसलिए यूकलिप्टस का पेड़ इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैं अपनी तरफ से हमेशा कुछ आप लोगों को एक्स्ट्रा पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। एनसीईआरटी तो हम पढ़ेंगे ही, बट हम ऐसी पढ़ाई करेंगे कि हमारे बाकी के एडिशनल क्वेश्चंस भी हो जाएं। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो लेके आई हूँ वो है ग्रे वाटर। कभी भी आपको एग्जाम में टर्म ग्रे वाटर दिखे तो आप याद रखेंगे ऐसा वाटर जो हमारे डोमेस्टिक सोर्स है, जैसे कि सिंक, शावर, वॉशिंग मशीन और बाथ टब से निकलता है, उसको ग्रे वाटर बोलते हैं। जनरली 35 गैलन तक ग्रे वाटर एक इंसान जनरेट कर सकता है, और 30 ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि 30% रिडक्शन पोर्टेबल वाटर यूज़ में पॉसिबल है अगर हम लोग जो फ्लश में यूज़ करने वाला ग्रे वाटर वगैरह रीयूज़ कर ले किसी तरह से। जैसे कि अगर कभी आपने कोई खाना बनाया, बर्तन धोए, तो बर्तन धोने के बाद आपने कुछ पानी वेस्ट वाटर जनरेट किया, अगर उसको हम लोग किसी तरह से रीयूज़ कर लें, जैसे पौधों में पानी देकर या किसी भी तरीके से, तो वो ना हमारा ग्रे वाटर कंजर्वेशन हो जाएगा। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने 2022 में एक स्कीम लेकर आई थी जिसका नाम था सुजलम 2.0। तो आपका करंट अफेयर भी थोड़ा सा इससे कवर हो जाएगा। 2022 में आया था ये ग्रे वाटर रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था, ठीक है। ग्रे वाटर इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कंजर्व करना क्योंकि ग्रे वाटर जो है वो कंटेन करता है हार्मफुल बैक्टीरिया और इवन फीकल मैटर, जो कि क्या करता है, सॉइल और ग्राउंड वाटर को कंटामिनेट कर देगा। सोचो अगर हम इतना सारा ग्रे वाटर जो हमारे सिंक से, शावर से निकलता है, ठीक है, तो उसको अगर हम लोग यूज़ ना करें, ठीक है, अगर उसको हम लोग अच्छे से अच्छी तरह से रीयूज़ करें तो कितना पानी बचा सकते हैं। तो इसको हम लोग ग्रे वाटर कंजर्वेशन कहते हैं। अब चलो अब हमारा इस तरह से ये पूरा चैप्टर ओवर हो गया। देख लेते हैं, हमने सारे कीवर्ड्स कर लिए। हाँ जी, हमने सारे कीवर्ड्स कर लिए। तो इस तरह से हमारे चैप्टर ख़त्म होता है। बट हमारा ये चैप्टर तब तक नहीं ख़त्म होगा जब हम कोई क्वेश्चन ना प्रैक्टिस कर लें। तो चलिए हम लोग ये प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन है जो 59 बीपीएससी में आया था, टाइफाइड और कोलेरा किस तरह के एग्जाम्पल हैं? इन्फेक्शियस डिजीजेस के, एयरबॉर्न, वाटरबॉर्न या नन ऑफ दी अबव? तो हमने अब भी पढ़ा दे आर वाटरबॉर्न डिजीजेस। अभी कुछ एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन ये है कि कोलेरा हमने अभी ऊपर देखा विब्रियो कोलेरी से होता है। ये एक स्मॉल इंटेस्टाइन का डिजीज़ है जो कि कॉज करता है एक बैक्टीरिया, ठीक है, जबकि टाइफाइड जो है वो एक और बैक्टीरिया से ही होता है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी, और ये दोनों जो है वो कंटामिनेटेड फूड और वाटर को कंजम्पशन से हो जाती हैं। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन भी देख लिया इस पर। अभी आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन ऑफ द डे की जगह होमवर्क ऑफ द डे दूंगी क्योंकि ये हमारा चैप्टर जो था ये कंप्लीट हो चुका है, इससे पूरा 7th कंप्लीट हो गया है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग जाएं, रिवाइज करें अभी तक जो जो चीज़ें पढ़ा दी गई हैं, और एटलीस्ट 15 क्वेश्चंस बायो के PYQ आप किसी भी बुक से, तर्कश या कोई भी बुक से उठाकर अपनी 15 PYQ करें, ठीक है, जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड हो, और मुझे अपना स्कोर बताएं। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू स्कोर 15 आउट ऑफ 15, ठीक है। इससे आप लोगों को भी एक कॉन्फिडेंस आएगा कि चलो मैंने जो भी पढ़ा है वो कहीं ना कहीं मैं यूज़ कर पा रहा हूँ। कोशिश करें ऐसे टॉपिक जो हम पढ़ चुके हैं पहले
और रिवाइज़ करें, क्योंकि देखो जब तक रिवाइज़ नहीं करोगे तो फ़ायदा नहीं है सारी चीज़ों का। और ये सारे वीडियो के लेंथ 30-40 मिनट्स के हैं, तो आप लोग 1x 2x किसी पे भी लगा कर सुनो और काम करते करते भी सुन लो। बायोलॉजी दिमाग में जाएगी, कहानी की तरह जाएगी और सब समझ रहे हैं तो आप लोग को याद भी हो जाएगा। और हमारा यही एम है इस क्लास का, और हमने ये इनिशिएटिव भी इसीलिए लेकर आए हैं कि आप लोगों की एक्यूरेसी एटलीस्ट साइंस में पूरी हो जाए, और बाकी सब्जेक्ट भी आप करोगे, एक एक मार्क्स पॉइंट इम्पोर्टेंट होते हैं। विद दिस हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है एंड आई कंक्लूड। मिलते हैं दूसरी क्लास में, जो कि क्लास 8th की NCERT का चैप्टर होगा। तो तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। चलिए।